हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर नवनियुक्त विधायक इंदुराज को सीएम ने बधाई दी, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि बड़ौदा में बीजेपी हार कर भी जीत गई है। सीएम ने कहा कि जितने वोट बीजेपी को इस बार बड़ौदा में मिले उतने कभी वोट नहीं मिले हैं। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी इंदुराज को बधाई दी। उधर अभय सिंह चौटाला ने पिछली बार की तुलना में बड़ौदा में ज्यादा वोट मिलने पर मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दौर में अपने दौरे से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने वाले प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि बड़ौदा में बीजेपी हारकर भी जीत गई है। दरअसल सीएम के इस बयान के पीछे वजह यह है कि विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को बड़ौदा में सिर्फ 37,226 वोट मिले थे, जबकि उपचुनाव 2020 में बीजेपी को 50,070 वोट मिले हैं। यही वजह है कि सीएम बड़ौदा में बीजेपी के हारने के बाद भी कार्यकर्ताओं की जीत बता रहे हैं। बड़ौदा में हम हार कर भी जीते हैं और उसका सीधा संकेत मेरा यह है कि आज तक हमें उस सीट पर किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, 50,000 से पार कभी वोट नहीं मिले थे। इस बार 50,000 से ज्यादा उनको वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस जीतने के बाद भी 6,000 वोट उन्होंने पिछले चुनाव से लूज किए हैं। तो उस नाते से सीट। उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि गठबंधन के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से ही बड़ौदा में 50,000 से ज्यादा वोट गठबंधन के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को मिले। हालांकि उन्होंने भी इंदुराज नरवाल को जीत की बधाई दी। वोट 50,000 से ज्यादा आए हैं तो दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं की मेहनत से आए हैं, मगर कांग्रेस के पक्ष के अंदर लोगों ने ज्यादा वोट डाले हैं और उपचुनाव कोई पहला नहीं है जो सरकार के विपक्ष गया हो। मुझे याद है 2009 के अंदर जब एलनाबाद का बाई इलेक्शन हुआ था, तो वो बाई इलेक्शन भी जनता ने भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के विरुद्ध में 6,000 वोटों से अभय सिंह चौटाला को जिताया था। तो ये तो समय की बात होती है। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की सीट थी, जनता ने कांग्रेस को दी। अगर गठबंधन की सीट होती और वो कांग्रेस को जाती, जब तो हम मानते हैं कि एक बदलाव लोगों ने चाहा। उनका पुराना ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है। श्री कृष्ण हुड्डा 3 चुनाव वहां से जीते हैं, बाई इलेक्शन वो जीत चुके, मैं तो बधाई दूंगा उनको। वहीं बड़ौदा उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रहने वाली इनेलो भी मतदाताओं का धन्यवाद कर रही है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए वहां की जनता को बधाई दी है और कहा कि वहां की जनता जिस प्रकार इनेलो को पहले की अपेक्षा अधिक वोट देकर पार्टी की हौसला अफजाई की है, उसके लिए वो दीपावली के बाद पार्टी की ओर से बड़ौदा के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने बड़ौदा जाएंगे। कि वो तुम्हारा 20,000 वोट जो तुम कह रहे थे हमारा 17,000 से शुरू होगा, वो कहां गया, किसके खाते में गया, किस पार्टी का कम, लोकप्रियता किसकी कम हुई तुम्हारे में से? जो बारी बारी गठबंधन की बात करते थे, लोगों ने उस गठबंधन को नकार दिया। बड़ौदा कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2019 से लगातार कांग्रेस यहां जीतते आ रही है, लेकिन बीजेपी ने भी बड़ौदा में उसे जोरदार टक्कर दिया है। पिछले चुनाव से ज्यादा वोट लाकर कांग्रेस को बता दिया है कि अगली बार बड़ौदा में बीजेपी की होगी बहार। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और हारकर भी जीतने की ये जो खुशी है बीजेपी को, क्या ये इतने से काफी है या इसमें और भी ज्यादा उम्मीदें बीजेपी की इसमें नजर आती हैं? चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विजेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दलबीर जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता निकिता अरोड़ा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। निकिता जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। निकिता जी मैं शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं, बड़ौदा उपचुनाव में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें क्या रहा? इंदुराज नरवाल से जब पहली उस पर उनसे रिएक्शन लिया गया, जीतने के बाद उनसे पूछा गया कि इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, व्यक्ति विशेष का जिक्र करने लगते हैं। वो कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की ये मेहनत का
परिणाम है कि उनको जीत हासिल हुई है। पार्टी का इसमें कहीं जिक्र नहीं आता है, पहले व्यक्ति विशेष, बाद में कहीं जाकर के पार्टी। देखिए, आपका देखने का नजरिया है, पर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके सपुत्र और हमारे जो राज्यसभा के मेंबर हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने बहुत जोर लगाया है, पूरी ताकत अपनी लगाई है इस बड़ौदा चुनाव को जीतने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं ये फिर बात कहूंगी कि पूरी पार्टी इस बारी एकजुट दिखी है और इस बारी सभी ने इस चीज का नोट लिया है और नोटिस भी किया है कि जब से नामांकन दर्ज हुआ तब से लेके अंत तक, जब तक कैंपेनिंग खत्म हुई और कल जैसे रिजल्ट्स आए, सभी एकजुट थे और सभी ने इंदुराज जी को सपोर्ट किया और कल के नतीजे जब आए तो सभी इकट्ठे सबने सेलिब्रेट किया है ये जीत। लेकिन इसमें चलिए, आपने सेलिब्रेट किया और मौका भी है, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव में जीत के लिए बड़े बड़े दावे जो किए गए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये कहा जा रहा था कि हम अपना गढ़ बचा पाएंगे या नहीं। बार बार उनसे जब सवाल किए जाते थे तो गढ़ तो खैर बचा लिया गया, लेकिन इसमें आप क्या मानती हैं, अहम मुद्दा क्या रहा जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है? कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसने सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से इस पूरे इलेक्शन को बदला है? बिल्कुल, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ था वो किसानों का मुद्दा था। जो 3 काले कानून आए वो एक बहुत ही अहम मुद्दा बन के सामने आया और हमने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई जो हैं उन्होंने विरोध किया इन तीनों बिलों का और जैसे जिस तरीके से सरकार ने उनके साथ बर्ताव किया, पीपली में हमने जैसे देखा कि कैसे लाठीचार्ज हुआ, फिर वाटर कैनन हुआ, कोई भी कृषि जो हमारे मंत्री हैं वो उनसे मिलने से राजी नहीं थे। तो ये सब कुल मिला के जो चीजें थी लोगों ने देखी और समझी और उस हिसाब से उन्होंने अपना जो मतदान है वो दिया है और उन्होंने ये भी देखा कि कांग्रेस कैसे उनके साथ खड़ी रही इस पूरे चुनाव के दौरान और उनके मुद्दे हमने उठाए। तो मैं साफ तौर पे आई थिंक ये बहुत क्लियर है और आपके चैनल ने भी एक ओपिनियन पोल किया था जिसमें आपने लोगों से पूछा भी था कि क्या आप सेटिस्फाइड है इन 3 बिलों, जो 3 काले बिल लेके आए हैं। तो आई थिंक लगभग 70% लोगों ने बोला था कि हम नाखुश हैं। तो आई थिंक ये बहुत क्लियर है कि जो ये कानून है, कृषि कानून है, उनके वजह से यहाँ पे ठीक है। दलबीर जी, इसमें आपको क्या लगता है, आकलन इसमें जननायक जनता पार्टी का क्या है? ये 3 कृषि कानून ही सबसे ज्यादा प्रभावी रहे जिसकी वजह से नुकसान गठबंधन को हुआ है या और कोई दूसरा इसमें आप कारण मानते हैं? सत्येंदु जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिस तरह से चुनाव में बातें उठी, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बार बार लोगों को दवाई दी, इलाके की बात की। चलो, स्वाभाविक इलेक्शन जीतने के लिए बातें होती हैं। जहां तक किसानों की बात है, शुरू में किसान बहुत नाराज थे, इसमें कोई शक नहीं। हमारी सरकार ने एक वायदा किया था किसानों से, भाई आप 1 महीना के आसपास फसल को खरीदने दो, फिर आप देखना इसके नुकसान क्या, फायदे क्या। तो फसल हरियाणा की सरकार ने खरीदने का काम किया, समय पे पेमेंट देने का काम किया, तो काफी हद तक किसानों को मना पाए। जिस तरह से शुरू में जिस तरह का माहौल बन रहा था, ये लग रहा था कि शायद बड़ा मार्जिन जाएगा कांग्रेस का, तकरीबन 10,000 के आसपास के वोटों का बना। हाँ, एक और बात रही इसमें, चुनाव बिल्कुल आमने सामने का हो गया। आखिर आते आते हम जो बात कर रहे थे, चुनाव आमने सामने का, उसके बाद तीसरी कोई भी पार्टी, चाहे राजकुमार सैनी जी है जो कि तीसरे नंबर पर आए, उनका फासला आप देख लीजिए, तकरीबन हमारी वोटों का 10% उन्होंने लिया, हमारी वोटों का तकरीबन 10% इनेलो के पास गया। तो आप ये मान के चले 9 गुना ज्यादा वोटें हमारी उन दोनों पार्टी से मोटा मोटा है, तो बीच का फासला बचा ही नहीं। उनकी तो दोनों की जमानत की भी जमानत जब्त हो गई, जिसको कहते हैं ना जमानत की भी जमानत जब्त होना। वो लोग ये कह रहे थे हम जीत जाएंगे तो सरकार हिल जाएगी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो लोग पूछेंगे जिन्होंने बरगलाने में शायद कामयाब हो गए, हम समझाने में उतना कामयाब नहीं हुए, वो पूछेंगे जी हमना आपने हमारे साथ तो ये बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सूढ़ हिल जाएंगी, सरकार अगले दिन ही गिर जाएगी, सरकार चल ही नहीं पाएगी। तो आपको शुभेंदु जी, मैं प्रदेश की जनता को और बड़ौदा की जनता को सबसे पहले तो 50,000 वोट हमारे गठबंधन को देने के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो कार्य सरकार ने वहां वायदा किया था, किसी में कोई कमी नहीं आने देंगे, किसी भी हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आएगी और बड़ौदा में तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। क्यों? हमने वायदे किए खड़े होकर जनता के सामने, काम वहां होंगे उसी तरह काम होंगे जो वायदे किए हैं, बिल्कुल कोई नहीं आएगी। वोट परसेंटेज हमारा अच्छा रहा, 50,000 वोट हमें
मिले, ठीक ये है। अच्छी और बात है। यही मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पहले के मुकाबले हमें जनता ने ज्यादा हम पर भरोसा किया है। 50,000 इस बार उससे ज्यादा हमें जो वोट मिले हैं, इसका मतलब क्या है? मैं जरा इस पर रिएक्शन लूंगा। मैं निकिता जी आपसे भी जरा सवाल करूंगा कि सरकार गिर जाने की बात जो उपचुनाव के दौरान कही जाती रही, इसका कितना असर हुआ? लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। विजेंद्र जी, मैं जरा आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं। सवाल यह है कि आपको क्या लग रहा है, इस उपचुनाव के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर क्या किसान रहा है, जिसका जिक्र विपक्ष लगातार करता रहा, जिस मुद्दे को बार बार उठाया जाता रहा? 3 कृषि कानूनों को लेकर जब बातें की जाने लगी तो कहा यह जाने लगा कि बरगलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। अगर बरगलाया गया तो शायद जनता उनकी बातों में आ गई और उन्होंने तो वही समझा जो विपक्ष ने समझाया, आपकी बात को नहीं समझ पाए। शुभेंदु जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, बताइए। देखिए शुभेंदु जी, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भी कहा है कि ये इसमें हार में भी हमारी जीत छिपी हुई है। और शुभेंदु जी, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 2019 में हमें जहां 30% वोट मिले थे, अब हमें 41% वोट मिले हैं गठबंधन को। और जो पहले 2019 में हम ये लगा के चलिए कि 37,000 वोट के करीब हमें जो मिले थे, आज हमें 50,000 से अधिक वहां की जनता ने वोट दिए हैं। इसके लिए हम वहां की जनता के आभारी हैं। लेकिन जिस तरह से परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आते, हम पूरी तरह से जनता का जो परिणाम है उसको हम, जो उन्होंने जनादेश दिया है, उसको स्वीकार करते हैं शुभेंदु जी। इसके साथ साथ शुभेंदु जी मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, इस चुनाव से हमारी पहले भी 40 सीटें थी शुभेंदु जी, कांग्रेस की पहले भी 31 सीटें थी। जो कांग्रेस के वहां से विधायक थे श्री कृष्ण हुड्डा जी, उनके स्वर्गवास, उनके निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी, तो कांग्रेस अपनी सीट को बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। और क्योंकि शुभेंदु जी, बड़ौदा में हम कभी भी नहीं जीते थे और इस बार भी कांग्रेस ने अपनी सीट वहां पर बचाई है। इसके साथ साथ शुभेंदु जी, कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इस विधानसभा क्षेत्र में 67,000 वोट मिले थे और अब इन्हें 60,000 मिले। तो 7,000 वोट इनके कम हुए, इनके बढ़े नहीं है। हमारे वोट 37,000 से 50,000 बढ़े हैं, यानी हमने 13,000 वोट अपने बढ़ाए हैं, इन्होंने 7,000 अपने कम किए हैं। दूसरा, उसमें सर अंतर भी तो हो जाता है ना, वो लोकसभा का चुनाव, उसमें चेहरा अलग हो जाता है, यहाँ पर मुद्दे अलग हो गए। सुरेंद्र जी, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, पहले 42,000 कांग्रेस के और 32,000 जेजेपी के, 75,000 वोट हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ पड़े थे जब हम पहले चुनाव की बात करें 2019 में, और आज सरकार के खिलाफ मात्र 60,000 वोट पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो 15,000 वोट है वो सरकार की तरफ उनका रुझान बना है। इसके साथ साथ सीएम साहब ने आज बड़ा क्लियर ये कहा शुभेंदु जी कि जेजेपी के वोट हमें मिले हैं, लेकिन कभी भी किसी भी पार्टी या व्यक्ति के कहने से 100% वोट कन्वर्ट नहीं होते हैं। चाहे वो भाजपा करे प्रयास, तब भी नहीं हो पाते। जेजेपी ने इस बारे में तो मैंने शुरुआत ही नहीं की सर। ये तो खैर आप ही बता रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी का कितना वोट आपको मिला कि नहीं मिला। अच्छा चलिए, अगर आप बात कर ही रहे हैं तो मैं जरा ये भी पूछ लेता हूं कि आपको उम्मीद कितनी थी, जननायक जनता पार्टी के कितने वोट आपको मिलने चाहिए थे, जितना आप उम्मीद मान करके चल रहे थे? जी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आज बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो, 100% वोट कभी भी शुभेंदु जी ट्रांसफर नहीं हो सकते किसी के कहने से। तो जेजेपी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ा और ईमानदारी से जेजेपी पार्टी ने बिल्कुल। तो सर ऐसा क्या हुआ, कांग्रेस अगर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के कहने पर वहां पर वोट डाल दिए जाते हैं इंदुराज नरवाल को, इसके पीछे कारण आपको क्या नजर आता है? ये भी तो किसी ना किसी के कहने पर हुआ ना, वहां पर उनकी छवि थी या उनका प्रभाव था, जो भी कुछ कह लीजिए, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि हुड्डा का गढ़ है। देखिए शुभेंदु जी, तो भारतीय जनता पार्टी के भी तो 37,000 से 50,000 से अधिक मत मिले हैं ना, हमें भी तो 13,000 वोट फालतू मिले हैं वहां पे। तो वो किसकी वजह से मिले हैं? जेजेपी की वजह से भी उसमें बहुत सारे वोट हमें मिले हैं। और जरूरी नहीं है कि बीजेपी को अगर पहली बार 37,000 मिले तो अगली बार 37,000 उतने ही हमें दोबारा से मिले। तो ये दोनों को मिलकर संयुक्त प्रयास है, दोनों पार्टियों ने मेहनत की है, बीजेपी इसमें संतुष्ट है और पहले के मुकाबले परसेंटेज बढ़ा है, हमारी वोट भी बढ़ी है। ठीक है, वोट परसेंटेज बढ़ा है, आपको पहले से ज्यादा वोट मिले हैं। अमित नेहरा जी से जरा एक रिएक्शन ले लेता हूं। अमित जी, जब बीजेपी ये कह रही है कि हमने पहले से ज्यादा वोट लिया और किसी के कहने से कभी भी वोट ट्रांसफर नहीं होता, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई कह देगा तो ऐसे वोट ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन बड़ौदा के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ तो कुछ ऐसा आपको नजर आया कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का जब कहा जाता है कि हुड्डा गुट है, वहां पर गढ़ है, पूरी तरीके से किला है और वोट वहां पर उनको पड़ जाते हैं, तो इसके पीछे कारण कुछ तो है? देखिए शुभेंदु, बात ये है, जो बड़ौदा हल्का है तो ये दो विचारधाराओं का गवा रहा है। 2005 तक मान लीजिए या 9 तक मान लीजिए आप, ये इनेलो विचारधारा का एक
समर्थक रहा है ये क्षेत्र। यहाँ पे ताऊ देवीलाल के या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कह लीजिए, इनके जो थे विधायक वो जीतते आए थे। उसके बाद जब ये देशवाली की चौधर वाला मामला आया, और मेरी बात समझ रहे हैं, एक मैं ज्योग्राफिकल एरिया की बात कह रहा हूँ हरियाणा की, जिसमें पुराना रोहतक आ गया, कुछ जींद का एरिया आ गया, कुछ हिसार का एरिया आ गया, तो उसको देशवाली एरिया बोलते हैं। तो जब वो देशवाली चौधर का मामला आया तो ये जो सारे वोट थे, तो ये किसी पार्टी की तरफ शिफ्ट ना हो कि सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ शिफ्ट हो गए। उसमें ये नहीं देखा गया कि आप इनेलो के वोटर हैं या आप बीजेपी के वोटर हैं या आप कांग्रेस के वोटर हैं। वो व्यक्ति उनका जुड़ाव स्वतः भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ आ गया जी। तो वो एक ब्रांड बन गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां के। तो उसके बाद आप देखते आए हैं कि उसके बाद लगातार कांग्रेस जीतती आई, और कांग्रेस का ये करिश्मा नहीं था, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम था। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, आपने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में कि जो इंदुराज नरवाल था, जीतने के बाद उसकी रिएक्शन जो ली गई, तो उसने कहा कि स्पष्ट तौर पे ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण हुआ है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी शुभेंदु, शायद आप भी उससे इत्तेफाक रखेंगे। उन्होंने एक और की फैक्टर का नाम नहीं लिया, और उसका नाम लिया जाना चाहिए था उस व्यक्ति का जो बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हुआ इनकी जीत में। वो है डॉक्टर कपूर नरवाल। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही कपूर नरवाल ने अपना पर्चा भरा था तो कांग्रेस के खेमे में हवाइयां उड़ने लगी थी। तो आपने देखा होगा सार्वजनिक रूप से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उनके घर पे गए, उनको मनाया, उनको बिठाया। तो एक बहुत बड़ी बात कहता है वो मामला। ठीक है, उस बात के मायने ये है कि कपूर नरवाल जीत तो नहीं सकते थे। हालांकि जीत जाए अलग बात है, लेकिन मैं ये मानूं कि वो जीत तो नहीं सकते, लेकिन ये 15-20 हजार वोटों पे सीधा प्रभाव रखते थे। और उनसे चुनाव परिणाम जो है वो विपरीत भी हो सकते थे। तो इनको एक नाम और लेना चाहिए साथ में कि डॉक्टर कपूर नरवाल है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, वहां से वो टर्निंग पॉइंट था। तो फिलहाल तो जलवा यही है, आगे भी। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आता हूं आपके पास। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। उपचुनाव के दौरान आपने बहुत सारे दावे किए। आपने कहा कि इस उपचुनाव के बाद बहुत सारी तस्वीरें बदलने जा रही हैं। उपचुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे सामने आ चुके हैं, कांग्रेस जीत चुकी है, बदलाव क्या होने जा रहा है? शुभेंदु जी, जिस प्रकार से राजनीतिक विश्लेषक ने जो बात रखी है, मैं उसके संदर्भ में ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की बात हुई है कि 20,000 वोटों पे डॉक्टर कपूर नरवाल का एक संबंध था या एक प्रभाव था, और डॉक्टर कपूर नरवाल ने जब भी जिस भी चुनाव में जितनी भी वोट हासिल करी, और वो किस समय में हासिल करी, और उनके प्रति जो वोट आए थे, निसंदेह वो चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की वजह से वोट आए थे। ठीक है, हालांकि इस बार क्या हुआ सर? चौधर का नारा है, ओपी चौटाला साहब इस बार भी कैंपेनिंग के लिए आए थे। उन्होंने भी लोगों से अपील की थी कि आईएनएलडी का पक्ष में वो वोट करें, लेकिन जनता ने कितना आपको वोट किया वो सभी के सामने है। आपको नहीं लगता कि अब वो जादू अब वो फीका हो चुका है? आपको भी धरातल की सारी जानकारी है। हाँ। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी विषय चल रहा था, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन रहा, जिस प्रकार से बातें आ रही हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो बहुत मजबूत थी। मेरा सवाल ये है कि आप ये कह रहे थे कि यह असाधारण उपचुनाव है, ये असाधारण उपचुनाव है, इसके बाद इसके नतीजे आने के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। आप तो कह रहे थे कि गठबंधन टूट जाएगा, सरकार गिर जाएगी, अभी तक तो चल रही है। निसंदेह वो तो तय है। हाँ, वो तो तय है, उसमें कोई बात नहीं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सर कैसे होगा, जरा बताइए तो सही। मैं उस वक्त भी आपसे जान रहा था, आपने कहा था कि नतीजों का इंतजार कीजिए, उसके बाद आपको सब पता चल जाएगा। अब तो नतीजे भी आ गए। नतीजे आगे सब जो देखिए, विषय ये है जिस प्रकार से इस चुनाव की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने जिस प्रकार के दावे किए
और जिस प्रकार से उम्मीदवार के दावे रहे कि भी हम हमारी तो सर बीजेपी तो ये कह रही है कि हम 37 से हम 50 तक पहुंच गए, हम तो 50 से आगे तक पहुंच गए। तो वही असर तो वही रहा ना। वो तो बीजेपी, आप बीजेपी को टारगेट अगर कर रहे हैं आप, तो उनके पास तो कहने के लिए है कि हमने तो पहले के मुकाबले ज्यादा वोट मिला है हमें। यार हो गए इकट्ठे, आप समझो बात को। इससे वो नहीं है जिस प्रकार से इस देश और प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने और अनेक प्रदेशों में जिस प्रकार से सहयोगी रहे हैं और हर उस प्रदेश में जिस प्रकार से सहयोगियों को भारतीय जनता पार्टी निपटा रही है, अतीत में जिस प्रकार से, अगर मैं चलिए ठीक है सर, ठीक है, हम जरा इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, जरा कृषि कानूनों का प्रभाव कितना रहा है, मैं दलबीर जी इस पर भी आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। मैं विजेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जरा एक चीज हम ये ब्रेक के उस पार समझेंगे कि आखिर कृषि कानूनों का कितना प्रभाव रहा है और इसका। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से दलबीर जी इस पर आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं कि ये बार बार जब कहा गया कि गठबंधन टूट जाएगा, उपचुनाव के समय ऐसा माहौल बनाया गया कि पता नहीं इस उपचुनाव के नतीजे जैसे ही सामने आएंगे सरकार गिर जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा, ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे और हम भी बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कैसे होगा ये सब। तो अब इसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? शुभेंदु जी, जब हम वोट मांगने जाते तो इस तरह की बातें होनी वाजिब है, हमें पता था इस बात का। इसका असर क्या पड़ेगा वो तो आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, नेहरा साहब बैठे हैं, वो बात प्रकाश ज्यादा डाल पाएंगे। पर मैं कह रहा हूं सरकार गिर जाना उतना ही हवा हवाई है जितना इंडियन नेशनल लोक दल का अपनी जमानत की जमानत बचाना किसी भी चुनाव में बाई इलेक्शन दूसरा है। मतलब 5000 के आसपास वोट आ गई, जो वो लोग कह रहे थे कि हम इस सरकार को गिरा देंगे, हमारी सीट आ गई तो। इसी तरह में कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक ही बात कही, मैं मेरा गढ़ बच जाएगा और मैं सरकार गिरा दूंगा। तो जनता अब ठगा हुआ महसूस करेगी, तब वो सरकार नहीं गिरा पाएंगे। सरकार ने जो उनके साथ लग के सरकार के खिलाफ ही तो वोट दिया 60,000 है। अब सरकार अगर नहीं गिरी वो क्या मुंह दिखाएंगे? तो ये पर इलेक्शन, वो ये नेहरा साहब कहते हैं ये इलेक्शन के कुछ टोट होते हैं, ये बोलने होते हैं, वो ये बोल रहा है और कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। और जो पानी पी पी के एक तरह से बीजेपी जेजेपी को गाली देने वाले इंडियन नेशनल लोक दल वाले, मैं तो हैरान इस बात से हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मेरे आदरणीय है, सदैव आदरणीय रहेंगे। मैंने उनकी पैरों में बैठकर राजनीति सीखी है। उन्होंने जब कहा हरा और भगवा एक हो जाए तो तब बीजेपी अच्छी थी। मतलब हैरान नहीं होती बहुत सारी बातों में। ठीक, तो अच्छी बात है, करनी चाहिए राजनीति, अच्छी साफ सुथरी करनी चाहिए, सरकार को गिराने की भी कोशिश करनी चाहिए। पर गिराओगे तो जब ना, जब नंबर आपके पास होंगे। नंबर हमने पहले ही कहा था, हमारे पास 57 नंबर है 90 में से, एक सीट और जीते हैं हम 58 हो जाएंगे। कांग्रेस में पहले 31 थे, फिर 30 हो गए, बाई इलेक्शन फिर 31 हो गए। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? सब ने अच्छी तरह यहां बैठे थे, जो एक्सपर्ट थे वो भी यही बात कहते हैं, सरकार गिरने वाली बात नहीं है, पर बात रखनी होती है। अपने लोगों के बीच में बात इन्होंने रखनी चाहिए। परंतु मैं फिर कहता हूं, बड़ौदा की जनता को, प्रदेश की जनता को, इसमें एक और भी सरकार चीज है, चलती रहेगी और अच्छे अच्छे काम हम करते रहेंगे। और विपक्ष भी पॉजिटिव सोच के साथ आरोप भी लगाए, हमें काम भी बताए, हम करेंगे। निकिता जी, एक रिएक्शन लेता हूं आपसे, लेकिन जरा विजेंद्र जी, इस जीत हार से कोई अंतर नहीं। दलबीर जी कह रहे हैं कि जीतने से ना कोई फर्क था, ना हारने से कोई अंतर है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो है ना कि 1 साल का काम हुआ है। सरकार ने जो 1 साल काम किया, आप उस तरीके से नहीं देख रहे कि जनता ने यह भी मैंडेट दिया कि भैया 1 साल में कितना काम गठबंधन की सरकार ने कैसा किया? इस परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखें तो इन नतीजों को, विजेंद्र जी, ऐसा तो है नहीं ना कि जीत हार का कोई अंतर नहीं पड़ता किसी भी राजनीतिक दल पर। नेहरा जी, सीट थी हमारी, 40 सीटें थी, अभी वर्तमान में भी वही है। और शुभेंदु जी, मैं बताऊंगा आपको कि कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज और हमारी वोट बढ़ने के कारण हम मानेंगे कि चाहे यहाँ के किसान हैं, चाहे आम मतदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका रुझान पहले से बढ़ा है। और कांग्रेस पार्टी की अगर शुभेंदु जी मैं बात करूं तो जो ये खुश हो रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है शुभेंदु जी, कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि 58 सीटों पे उपचुनाव पूरे देश के अंदर हुआ, उसमें से 42 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मणिपुर, सभी जगह और बिहार, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है।
और कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, बहुत जगह बुरा हाल हुआ है, एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अलावा सब जगह जीत हासिल की है और ये भी सीट क्योंकि कांग्रेस के पास थी और इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा में नहीं जीती। तो कांग्रेस अगर अपनी ही सीट को बचा करके, शुभेंदु जी, अगर कांग्रेस पार्टी अपनी ही सीट को बचा करके भी खुश हो रही है तो कांग्रेस को ऐसी खुशी मुबारक है। हम तो कह रहे हैं अपनी ही सीट को बचा करके इतने खुश हो रहे हैं। और शुभेंदु जी, अगर श्री कृष्ण हुड्डा जी को कांग्रेस के विधायक थे, उनका सोचना नहीं होता। अरे मैडम सुन लीजिए, आपके बीच में भी बोलूंगा और आप ऐसी बातें करेंगे तो बहुत मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह पा रहे हैं और कांग्रेस को बोल रहे हैं कि आप खुश ना होते। हम खुश हैं कि बड़ौदा ने हमारे ऊपर फिर से एक मौका हमें दिया, हम पे विश्वास करा चौथी बारी। और आप सब आपके डिबेट्स पे भी शुभेंदु मैं काफी बार आई हूँ और उसमें भी ये बात सभी ने आपके बीजेपी के प्रवक्ता ने भी काफी बार ये बात बोली कि भाई चौथी बारी तो कोई नहीं जीतता है। एक चीज तो इसमें निकिता जी है कि उपचुनाव की शुरुआत में ऐसा माहौल बनाया गया कि इस उपचुनाव को असाधारण बता करके और ये दिखा दिया गया कि इस उपचुनाव के नतीजे जब सामने आएंगे तो सरकार गिर जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा, बहुत सारे बदलाव होंगे। बताइए जरा। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि 25 अक्टूबर को मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बयान दिया था प्रेस में। वो ये था कि उन्होंने ये कहा कि ये बाइपोल इस गवर्नमेंट जो ये अलायंस है बीजेपी जेजेपी की जो ये गठबंधन सरकार है, इसका रेफरेंडम है। ये इनका खुद का बयान है, खट्टर साहब का खुद का 25 अक्टूबर का ये बयान है। हम तो उसको हम खुद कहते हैं कि ये रेफरेंडम था। एक साल से जो आप काम कर रहे हैं और हर फ्रंट पे हरियाणा पीछे हो गया है, क्राइम रेट में नंबर 1 हो गया है, बेरोजगारी पे नंबर 1 हो गया है। तो किस मुंह से ये लोग क्या कहते हैं वोट मांग रहे थे और कह रहे थे कि हम जीतेंगे। 50,000 वोट आने से आप इतने खुश हो रहे हैं कि जो बातें हैं बिल्कुल अंगूर खट्टे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। और मनोहर लाल जी अपने मतलब दिल बहलाने वाली बात कह रहे हैं कि चलो 50,000 आ गए, हम हमारे हार में भी जीत है। नहीं खट्टर साहब, ये आपके हार में जीत नहीं है, ये आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपकी जो गठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप ही के गुट में जो अलायंस है उसी में इतना बड़ा हमें एक गैप दिखने लग गया। जेजेपी बीजेपी में आपस में कोई तालमेल ही नहीं दिख रहा है। विजेंद्र जी ठीक है, जरा इसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं। एक इसमें ये चीज भी जरूर साफ हुई है नतीजों के बाद से कि क्या इसको जिस तरीके से निकिता जी भी कह रही हैं कि 1 साल का कार्यकाल का रेफरेंडम है या फिर कृषि कानूनों को लेकर के जनता का मत है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए शुभेंदु जी, मैं वही बता रहा था कि जहां तक देखिए कृषि कानूनों की बात है, कृषि कानून आने के बाद यानी कृषि कानून आने से पहले 2019 में हमें मिलती है 37,000 वोट, आज हमें 50,000 से अधिक मिलती है। पहले हमें 30% वोट मिलती है, आज 41% वोट मिलती है। तो कहीं ना कहीं जनता का भरोसा हमारे ऊपर बढ़ा है, किसानों का भरोसा शुभेंदु जी हमारे ऊपर बढ़ा है और हमें जनता का आशीर्वाद पहले से अधिक मिला है। और जहां तक बात आ रही है शुभेंदु जी को ठीक है। इससे पहले भी शुभेंदु जी देखिए 2009 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, एनालाबाद में उपचुनाव हारे थे अपनी सरकार रहते हुए। भाई सर अभी की बात कीजिए, अभी आप मुझे बताइए कि किस बात से आप खुश हो रहे हैं कि 50,000 वोट आ गई, आपको तो 70,000 आने चाहिए थे। आप तो कह रहे थे कि बिल्कुल कांग्रेस को वापस आ ही नहीं सकती, उन्होंने कोई काम किया ही नहीं, वापस कैसे आएगी, वापस कैसे आएगी? ठीक है, जरा विजेंद्र जी को सुन लेते तो पैदा हो रहा है कि पिता पुत्र को श्रेय ले रहे, कांग्रेस पार्टी का कोई नाम भी नहीं ले रहे। बताओ कितना कमाल की बात है। अरे पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है आपकी, पार्टी में कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, इस पर जल्दी से निकिता जी जरा रिएक्शन दे दीजिए। मैं अमित जी आपके पास आता हूँ फिर। मैं मुझे एक्चुअली बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना अहंकार अभी भी रखना सही बात नहीं है। अभी तो 4 साल और चलाने हैं और ये अभी से इतना ज्यादा अगर मतलब लोगों की जो सोच है उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार टिकने वाली है। और मैं तो ये कह रही हूँ कि मुझे बहुत खट्टर साहब खुद ही बोल पड़े हैं कि ये तो रेफरेंडम है, ये बाइपोल। तो अब तो नतीजे भी सामने आ गए, इनको आत्मचिंतन करना चाहिए, बात करना चाहिए, लोगों तक वापस जाना चाहिए। इनके कृषि मंत्री ही नहीं मिलते किसानों से, तो फिर
बात क्या रह जाती है? चलिए ठीक है। अमित जी मैं जरा आपने जो सवाल किया मैं उस पर दलबीर जी से और विजेंद्र जी से रिएक्शन ले लूंगा। 10 लोग ऐसे कांग्रेस में जो रात को मुख्यमंत्री बनकर सोते हैं, ये मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं होंगे। ये सरकार बीजेपी की पूरे 5 साल पूरे करेगी और ये मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं होंगे मैडम आपके कभी भी। अपनी ही सीट को बचाकर खुद हो आप लोग। चलिए ठीक है। अमित जी जरा इस पर जरा एक बार नजर डालते हैं कि कृषि कानूनों का कितना असर हुआ है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता और बाकी नेता भी ये बार बार कह रहे हैं कि अगर कृषि कानूनों का इतना ही असर होता तो अब अलग अलग जगहों पर, देश के अलग अलग हिस्सों में जो उपचुनाव हुए वहां पर भी बीजेपी को शिकस्त मिलती, बिहार के अंदर भी नुकसान होता। तो अगर कृषि कानूनों का इतना असर अगर हम बड़ौदा में मान रहे हैं तो बाकी जगहों पर क्यों नहीं हुआ, बाकी जगहों पर असर क्यों नहीं? देखिए शुभेंदु, पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्शन थे ये रेफरेंडम नहीं था कृषि कानून पे। हाँ। और अगर कृषि कानून पे ही हम फोकस रखना चाहें तो आप ये समझिए कि कृषि कानून का जो विरोध हुआ है, जो प्रदर्शन हुए हैं, वो ज्यादातर आप ये मान लीजिए पंजाब में हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए हैं या थोड़ा बहुत राजस्थान में। इसके अलावा पिछले जब से ये अधिनियम बना है उसके बाद से मेरे ख्याल से नहीं, मुझे ना तो पढ़ने को आया, ना देखने में आया, ना टीवी पे देखने को मिला कि कहीं इसके अलावा प्रदर्शन हुए हों। छोटे मोटे प्रदर्शन हो सकते हैं लेकिन उनको इतना तीव्र प्रदर्शन नहीं कह सकते। आप मोटा मोटी ये मानिए कि हरियाणा और पंजाब में इनका विरोध रहा है, काफी विरोध रहा है। तो आप उसको अगर पूरे देश में अगर रख के देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये उस पर रेफरेंडम मान लिया जाए। और देखिए हर आदमी, हर पार्टी उसके दावे होते हैं अपने को ठीक करने के, सिद्ध करने के। और लेकिन ये बात भी सही है बीजेपी की, भाई ये सीट कांग्रेस की थी परंपरागत रूप से। भाई पिछले बार जो विधायक थे कांग्रेस के ही थे, अगर उन्होंने रिटेन कर ली तो ये विरोध कैसे हो गया? भाई मान लिया रेफरेंडम तभी माना जाता अगर ये सीट बीजेपी की होती, गठबंधन के और बीजेपी की होती और कांग्रेस यहाँ पे जीत जाती। हाँ, तो मान लिया अगर इस तरह की चीजें होती तो हम मान लेते कि हाँ विरोध है। भाई इनका यहाँ पे प्रभाव है, इन्होंने सीट जीत ली। लेकिन अमित जी ये कह देना कि इस उपचुनाव के नतीजों का कोई असर ही नहीं है, ना जीतने से ना हारने से। देखो ऐसा है शुभेंदु, असर तो होता है लेकिन असर ये नहीं होता कि सरकार गिर जाए। अगर मान लिया कोई ये जो दावा है कि सरकार गिर जाएगी, असाधारण चुनाव है, बहुमत किसी पार्टी का, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का कोई जादुई फार्मूला आ गया हो इलेक्शन रिजल्ट के बाद। देखिए ये तो नंबर गेम है शुभेंदु। मान लिया ये इलेक्शन ना भी हो तो भी गिर सकती है सरकार। तो ये तो सीधा सीधा ये है ना कि जिसके पास 46 नंबर होगा, 46 होगा, वो सरकार बनाएगा। उसका बड़ौदा उपचुनाव से क्या लेना देना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। हाँ, लेकिन ये है कि इस तरह की जो चीजें होती है, ये अपने जो समर्थक होते हैं पार्टियों के, खासकर विपक्ष, वो अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को एक संजीवनी देते रहते हैं। अब इस सरकार गिरने वाली है, सरकार गिरने वाली है। मैंने तो सबसे पूरे इलेक्शन को मोमेंटम देने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अमित जी अगर हम देखें तो मोमेंटम देने के लिए शुरुआत से ही इन चीजों का इस्तेमाल किया गया था, ये इसीलिए था। मोमेंटम नहीं शुभेंदु, आप मेरी बात नहीं पकड़ रहे हैं। ये उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन सरकार गठित होती है, क्योंकि विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है और लंबी करनी है। उनको 5 साल निकालने हैं। उनको ये भी पता है कि जब तक इनके पास 40 + 10 कितना 50 का नंबर है तब तक कोई खतरा नहीं है। भाई अगर ये उनको तोड़ लें या ये फार्मूला बता दें आज स्क्रीन पे कि हम ऐसे सरकार बना लेंगे, भाई इनमें 2/3 इनके तोड़ लेंगे, बीजेपी की तोड़ लेंगे, या 10 इनके कर लेंगे, बाकी ये कर लेंगे। तो हमें पता चले कि इस तरह का काम होगा। लेकिन क्या है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको पार्टी के साथ जोड़े रखने के लिए ये कहा जाता है कि सरकार तो गई, सरकार तो गई। जैसे 91 में जो सरकार थी भजन लाल जी की, तो भी अल्पमत में थी। उसमें भी ये कहा जाता था कि अब सरकार गई, अब सरकार गई। जब बंसीलाल ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी तो दोनों पार्टियों में बहुमत किसी का नहीं था, 46 किसी के नहीं थे, लेकिन ये था गठबंधन था। लेकिन विपक्ष का
तब भी शोर ये था भाई ये सरकार जाने वाली है, जाने वाली है। अंतोदगत हुआ वो 2.5-3 साल में चली तो गई, ये शुरुआत से ही, ये शुरुआत चली तो गई, के साथ से ही लेकिन ये है कि ये गोल सेट करने पड़ते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में इसका फायदा ये करना पड़ता है। ठीक है, मैं निकिता जी जल्दी से रिएक्शन, मैं दलवीर जी उसके बाद आता हूँ। रिएक्शन देना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर सिर्फ हम केवल ये बात कह रहे होते तो बात और होती, मैं शायद आपकी बात मान भी लेती किसी स्तर पर, बट यहाँ पे तो खुद सीएम साहब ने ये कहा है, बकायदा आप खोल के देखिए उनके बयान 25 अक्टूबर के, उन्होंने सीधे तौर पे बोला। तो क्या वो अपने बीजेपी जेजेपी के जो काडर है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने ये बात कही कि ये एक रेफरेंडम होगा हमारी अलायंस सरकार का? तो ये बात तो मुझे कहीं पे मतलब कोई उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, बट ये कहना बहुत ही गलत होगा कि सिर्फ हम ही कह रहे हैं, बट ये तो खुद सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो खुद कह रहे थे ये बात। ये तो सरकार में बैठे लोग भी कह रहे हैं, निकिता जी कह रहे हैं। शुभेंदु जी, पहले तो हमारी बहन ने कही कि कृषि मंत्री मिलते ही नहीं लोगों से, पिछले 2 से 2.5 महीने वो गांव में बड़ौदा में रहे, कृषि मंत्री सबसे ज्यादा लंबी ड्यूटी, वहां के ऊपर बारी थे बीजेपी के, तो लोगों से मिले, ऐसी बात नहीं है। और मैं बार बार एक भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी ने एक बात बार बार रखी है, हमें एक अवसर मिला है, उसको मौके में कन्वर्ट करना है, कोशिश करते हैं, कोशिश करनी चाहिए। हमने कोशिश की, हम नहीं जीत पाए, बिल्कुल हमने कोशिश की, और जो जीतते हैं ये सच्चाई है। नेहरा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हमने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि बाई इलेक्शन से सरकारें गिरी हो या कोई और सरकार बन गई हो। मैं फिर कहता हूं, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलाके में बार बार एक बात कही है, बार बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी एक ही बात कही है, हर गांव में, हर गली में जहां भी गए वो, एक बाई इलेक्शन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जितना दौरा मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। करना चाहिए अपनी पार्टी के लिए, सब करते हैं। और एक ही बात कही हर बार, जहां भी स्पीच दी उन्होंने अपनी, ये सरकार गिर जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कह रहे थे ये सरकार गिर जाएगी। मैं तब ये पूछना चाहूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को वो सीट वापिस मिल गई, अब सरकार नहीं गिरी तो वो लोगों को क्या जवाब देंगे, सरकार क्यों नहीं गिर रही, क्या लोग नहीं पूछेंगे? पूछेंगे कि उन्होंने बरगलाने का काम किया। परंतु मैं फिर सरकार की तरफ से एक बयान आपको देता हूं, और ये बात सच्चाई है, सरकार वहां विकास कार्य उसी तरह करवाती रहेगी जिस तरह से वायदा किया है, जो जनता को हमने वहां वायदा किया है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और रही बात, मैं फिर कहता हूं, हारे हम, इसमें कोई शक नहीं, वोट बढ़ा है, ये भी सच्चाई है, दोनों को अगर वोट मिला दे उतना वोट नहीं आया, ये भी सच्चाई है, सब बात सच्ची है। इसमें कोई बात एक चिंतन करने की जरूरत यह भी है कि जब हम ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और एक शख्स के कहने पर पूरे वोट ट्रांसफर हो जाते हैं किसी एक शख्स पर, तो क्या जननायक जनता पार्टी अगर अपने जनता के बीच में, अपने कैडर के बीच में किसी अपने दूसरे सहयोगी दल के लिए वोट मांगती है और ये कहती है कि उनको देने हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूं, कोशिश की 17,000 वोट हम दोनों के मिलते हैं, हमें वोट मिला 50,000, 20,000 वोट हमें कम पड़ा, वो अलग बात है, ये कोई फिल्टर नहीं कर सकता किसका घटा किसका बढ़ा, कौन सी पार्टी, हम दोनों ने मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ा, लोगों को समझाने का काम किया। शायद हम लोगों को नहीं समझा पाए अच्छी तरह से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहकाने में कामयाब हो गए। कृषि कानून की जहां बात करें, वो पहले ही दिन ही उसको लेकर बैठ गए। हमने कही थी हमें 1 महीने का टाइम दिए, प्रदेश की जनता ने दिया, बड़ौदा की जनता ने दिया, वोटिंग अच्छी हुई, साफ सुथरा इलेक्शन होया, हमें 50,000 वोट मिले, उनको 60,000 वोट, वो 10,000 से जीत गए। नहीं था सर, हमें भी पता है, आई थिंक नहीं बताइए, अगर काफी बात कही है, काफी चीजें हुई है, शराब बांटने की भी बात काफी सामने आई है, ईवीएम का भी मामला सामने आया, काफी चीजें, बट हम उसमें नहीं जाएंगे। अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाए और कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस पर कहते रहे। नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की हमारी बहन बैठी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई भी रैली आप उनकी उठा लीजिए, एक ही बात कही है, ये सीट अगर हम आगे तो हम सरकार गिरा देंगे। इनसे ये पूछे वो कैलकुलेशन क्या है जिससे सरकार गिराने जा रहे हैं? आप पिछले दो महीने से अगर आप अखबार भी पढ़ रहे हैं, उठा रहे हैं, देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो आप सबको पता है कि जेजेपी के अंदर भी काफी जो इनके 2-3 विधायक हैं वो भी नाखुश हैं इस बिल को लेकर। बीजेपी में काफी सारे लोग हैं जो बहुत नाखुश हैं और धीरे धीरे करके रिजाइन भी कर रहे हैं, पार्टी छोड़ भी रहे हैं, और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये पता नहीं, क्या ये कैसे इस चीज को बचाएंगे। बट मैं फिर से ये बात बोलूंगी कि चौटाला डर दिखा करके, ये डर दिखा करके कैंपेनिंग थी विजेंद्र जी। डर तो नहीं है, मैं तो नहीं कहूंगी कि डर के, ये डर वाली बात यहाँ पे कहना गलत। विजेंद्र नेहरा जी, कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, आपने सभाओं में देखा होगा, मैं भी 7 दिन वहां पे रहा, उन्होंने बार बार जनता के बीच में जाके जिस तरह से भावुकता से अपील की कि ये मेरा आखिरी चुनाव है,
ये मेरा आखिरी चुनाव है, ये मेरी आखिरी लड़ाई है, इसके बाद नई जनरेशन आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जनता ने सोचा कि ये राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो इनकी जीती हुई सीट फिर से इनको जिता देते हैं, कम से कम अपने आखिरी समय में इनको याद रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा जी इस बार राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने खुद ने कहा है यहाँ पे, मैडम आपने शायद सुना होगा ध्यान से कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने शुभेंदु जी क्लियर ये कहा है कि ये मेरी आखिरी लड़ाई है, उसके बाद नई जनरेशन आ जाएगी। मैंने खुद ने उनका भाषण सुना है और उन्होंने कई बार ये कहा है कि ये मेरी आखिरी लड़ाई है, ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसमें मेरी इज्जत को बचा लो, इस तरह से उन्होंने कहा है। तो जनता ने सोचा राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, हमारे बीच में रहे हैं, इनको इनकी सीट फिर से बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता ने उनको तरफ खा करके और वो सीट जो उनकी थी पहले से वो फिर से इनको लेने का काम किया है। तो हुड्डा जी को अगर राजनीति से संन्यास ही लेना था तो वो पहले ही ले लेते। अब इसके बाद में हुड्डा जी राजनीति से संन्यास लेंगे तो कांग्रेस पार्टी का फिर क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस तो ये मान के चलती है कि हुड्डा ने वोट करने वाले लोग हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि आप चिंता इस बात की करें कि आगे आप ये गठबंधन की सरकार चलाएंगे कैसे, जहाँ देखिए मैं बताना चाहूंगा जेजेपी का जो एक लेगेसी है कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए जिस तरह से लोगों वो को ये उसके बार-बार अगेंस्ट इसी की किया है। सरकार अगर वो गिरा ये देंगे, बात समझ अब जाते तो सरकार गिरा के दिखाए ना उनको चौटाला जी कितना भी समय। बहुत ही ये सरकार मजबूती से 5 साल चलेगी और खूब जनता के विकास के काम करेगी। और शुभेंदु जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कहा है कि बालू जी जो वहां से विधायक बने अगर वो कोई क्षेत्र की समस्या लेकर आएंगे तो उनकी समस्या को हम दूर करेंगे और रेफरेंडम है आपकी गठबंधन सरकार के। यहाँ एक चीज तो स्पष्ट है निकिता जी, ठीक है फिर, जैसे उन लोगों ने किया था हम किसी के साथ निकिता जी एक चीज तो साफ है, भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो और चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, सभी ने ये कहा है कि आप जो विधायक नए जीते हैं वो इलाके में विकास करने के लिए आगे बढ़े, हम साथ दे रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी परिपाटी है ना। यानी मैं तो खुद कह रही हूँ कि मुझे आज ये बात सुन के मुख्यमंत्री जी के मुंह से ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इनवाइट किया कि इंदुरा जी आए, हमारे पास प्रस्ताव रखे और हम जरूर पूरा उसका मतलब समर्थन करेंगे, साथ देंगे, सहयोग देंगे। ये बात बहुत अच्छी है और एक लोकतंत्र में ये चीज होनी चाहिए, बहुत हेल्थी चीज है। बट कहने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए, मेरा सिर्फ ये कहना है। आज उन्होंने बात कही, हम उसकी सराहना करते हैं, वी वेलकम इट, बट आगे चल के ये जो पहले हुआ वो चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। हम विपक्ष में जरूर होंगे बट हम अपने प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रदेश के विकास में के लिए हम इकट्ठे हमें काम करना चाहिए। और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि ये सिर्फ एक बयान नहीं है बट ग्राउंड रियलिटी पे भी ये चीज विजेंद्र जी बड़ी दरख्वास्त से पूछ रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या अब संन्यास लेने जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है और कहा है, मैं सुना सकता हूँ आपको, मेरा आखिरी लड़ाई, मेरा आखिरी चुनाव है। व्यक्तिगत डिसीजन रहेगा वो जब भी होगा। हमारे लिए वो एक बहुत बड़े नेता है, उन्होंने हरियाणा के विकास के लिए बहुत सारा काम किया। चलिए ठीक है, यानी कि अभी वो संन्यास हो गया मैडम या नहीं हुआ ये तो बता दीजिए प्लीज। मैं अमित नहरा जी जल्दी से इस पर एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ कि ईवीएम को निशाना नहीं बनाया गया, कम से कम इस बार ये तो सही था। अच्छा भाजपा जीत जाती तो शुभेंदु जी बनाते, अगर भाजपा जीतती शुभेंदु जी तो बेचारे ईवीएम को अपनी इज्जत बचानी भारी हो जाती। ये तो बड़े बड़े ईवीएम के ज्ञाता लोग हैं, जहाँ कांग्रेस पार्टी गुमराह करने की कोशिश भी करी पर वो जीत नहीं पाई। ठीक है सर, अमित जी से जरा इस पर रिएक्शन लेना है। ईवीएम शुद्ध हो जाती है, ठीक है, भाजपा जीतती है तो ईवीएम अशुद्ध हो जाती है इनके लिए। ठीक है सर, ठीक है। अमित जी ईवीएम को निशाना नहीं बनाया गया, कम से कम एक अच्छी बात तो ये रही। देखिए इसमें तो विपक्ष कॉन्फिडेंट था जीत के प्रति शुरू दिन से ही, तो इसलिए ईवीएम का निशाना बनाना ठीक नहीं लगा उनको। क्योंकि अगर ईवीएम को निशाना बनाने लग जाते तो फिर उनकी जीत पे संशय होता। तो उनको पता था कि जीत पक्की है, हालांकि जो हार जीत का मार्जिन है वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन देखिए 4 फेज थे इस इलेक्शन के। आप अगर देखें मोटा मोटी वो 4 फेज ये थे कि बहुत शुरू में जब तक घोषणा नहीं हुई थी चुनावों की, तब तक कांग्रेस बहुत यहाँ पे प्रभावशाली थी। और बीजेपी दूर दूर तक नहीं थी उसमें मुकाबले में। उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हुए, नॉमिनेशन फाइल हुए, तो नॉमिनेशन फाइल हुए जिस दिन कपूर सिंह नरवाल ने नॉमिनेशन फाइल किया उसी दिन कांग्रेस के खेमे में थोड़ी सी मायूसी छाई थी। तो वो दूसरा फेज आ गया था, तो उसमें कांग्रेस बैकफुट पे जाती हुई दिखाई दी थी। लेकिन ये जो स्थिति थी ये 2 या 3 दिन तक रही। जैसे ही कपूर सिंह नरवाल की खबर आई कि वो पर्चा उठा रहे हैं,
ठीक है, तो बदलाव कांग्रेस देखने को मिला। खैर, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता सर आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ 50,000 से ज्यादा वोटों से जो जीत हार का हालांकि सामना करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे उनको जीत मिली। लेकिन बीजेपी इस बात से जरूर खुश है कि 50,000 से ज्यादा वोट उनके खेमे में जरूर आए हैं और इसका असर आने वाले समय में जो दूसरे चुनाव होंगे उस पर भी पड़ेगा। लेकिन बीजेपी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ये जरूर यहां पर भारतीय जनता पार्टी